So welcome to our ASOL English learning class, and I think today is 94th or 95th class. I think it's 95th. I haven't seen the channel, so I have to go to the channel to look at the classes which I have taken place. Okay, so हम लोग कर रहे थे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हम कर रहे थे THE द, या कई लोग दी बोलते हैं। अब आप बोलोगे डी बोलेंगे, दी बोलेंगे, या द बोलेंगे। एक चीज पक्की बताओ, पक्का कुछ नहीं होता। हर जगह की इंग्लिश भी अलग अलग तरह की होती है, दोनों बोल सकते हो। दी बोलना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। कई लोग द भी बोलते हैं, द, ऐसे। ओके, तो हमने काफी सारे इस्तेमाल किए थे। तब द का एक और इस्तेमाल देखो कि जब कोई घटना घटी, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल, जैसे भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता हुई भारत की, ठीक है। दी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो स्वतंत्रता को क्या बोलेंगे? दी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जैसे हमारी कारगिल वॉर हुई थी 1999 में पाकिस्तान के साथ। आई डोंट वांट टू प्रमोट वॉर्स, बट दिस इज एन एग्जाम्पल। वॉर बहुत बुरी होती है, हर देश पीछे छूटते हैं और इतनी जाने जाती हैं, सबके परिवार दुखी हो जाते हैं। It's a very bad thing that we human beings can't solve our problems. Anyway, so that war, if we take the name of the war, we will call it the Kargil War, or the War of 1971, or the Indo-Sino War. Sino चाइना को बोलते हैं, चाइनीज, इंडो-सिनो, इंडियन चाइनीज। चाइनीज इज ऑल्सो कॉल्ड सिनो, इंडो-सिनो वॉर। और इंडिया में चाइना को आप लोग चाइना जाएंगे, आजकल तो बहुत काम होते हैं चाइना के साथ, मैं भी वहाँ गया हूँ, तो वहाँ पे बोलते हैं इंदू, इंडिया को बोलते हैं इंदू। ओके, या फिर द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। किसी ने सुना है इसका नाम? द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव पेशवा और ब्रिटिश सेना की हुई थी। उसमें महार रेजिमेंट थी, महार सैनिक थे महाराष्ट्र के, सेंट्रल इंडिया से, और उसमें पेशवा को हरा के पूरे भारत पे फिर शासन। तो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। अब मान लो आप एक नंबर की बात कर रहे हो, समझो इसको कैसे। जैसे उस नंबर में क्रम बता रहे हो, उसका रैंक बता रहे हो। जैसे सेकंड, जो सेकंड लड़का है ना उस लाइन में जो खड़ा हुआ है, वो सेकंड लड़का या सेकंड लाइन में खड़ा हुआ लड़का हिल रहा है ज्यादा। स्कूल में टीचर आई, टीचर ने कहा भैया वो लड़का बहुत हिल रहा है, मैं उसको जाके मारूंगी। ऐसे हम लोग खेलते थे तो टीचर आके मारती थी उस समय। तो द सेकंड बॉय इन द रो। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो मैंने द कहाँ लगाया, द सेकंड बॉय, तो ये क्रम हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ पे, द फिफ्थ स्टूडेंट इन द रो इज ए गर्ल, और एक लड़कियों की पंक्ति है, मान लो उसमें पांचवी जो स्थान पे लड़की खड़ी है। लड़कियां भी होती है कि शरारती स्कूल में, वो खड़े होते हैं छोटे बच्चे और डांस करने लगते हैं प्रेयर के टाइम पे। तो मैंने कहा द फिफ्थ गर्ल इन द रो इज डांसिंग, मैम लुक एट दैट, मैम लुक। अब मेरे साथ एक टीचर खड़ी है, तो मैं उसको जब उसका क्रम बता रहा हूँ कि मैम प्लीज लुक एट दैट गर्ल, द फिफ्थ इन द रो, शी इज डांसिंग एट द टाइम ऑफ प्रेयर। तो द वहां भी आप लगाओगे। जैसे द फिफ्थ एग्जाम, मेरा फिफ्थ एग्जाम, द फिफ्थ एग्जाम ऑन द 5th of May। अब ये भी एक तरह की बात है कि 5वीं मई की 5वीं तारीख, ऑन द 5th of May, ठीक है। ऐसे दे लगाते हैं। तो जो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया, ये क्रम भी है और डेट भी है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑन द 15th of August। रिसेंटली हम लोगों ने 26 नवंबर को, हमारे टाइम पे स्कूल में ये बताया नहीं जाता। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये शुरू किया था
प्रधानमंत्री बनने के बाद कि हम लोग 26 जनवरी को करते दी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और मोदी जी ने शुरू किया दी कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया, क्योंकि जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू किया गया, कहाँ पर, देश पर नहीं, वो पारित किया गया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो पारित किया गया हमारी जो एक असेंबली बैठी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते थे आज़ादी के बाद, 47 के बाद, तो वो 1.5 साल 2 साल उनका टाइम लगा, और 26 नवंबर को, तो अभी 26 नवंबर क्या है, तो दी कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल डे, देखो दो जगह दे लग रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल डे एक ऐतिहासिक घटना है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन दी 26 नवंबर, ठीक है। अब मान लो कि आपने इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून ये वर्ड यूज किए, और इनसे पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो बेसिकली आफ्टरनून का टाइम 2 बजे के बाद का टाइम, इवनिंग संध्या का टाइम, शाम को 6-7 बजे का टाइम, और फिर जब हमारी रात होके मॉर्निंग हो गई, ये 3 समय की बात कर रहे हैं। और इन वर्ड से पहले लास्ट मतलब अंतिम, नेक्स्ट अगली, ये एवरी मतलब प्रत्येक, मतलब मान लो मैं इनको बात करता हूँ, इनको मिला के हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा लास्ट इवनिंग आई वेंट टू ए कॉफी शॉप, ठीक है। तो अब सॉरी, इनसे पहले अगर ये लास्ट, नेक्स्ट या एवरी शब्द नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद बोला लास्ट मॉर्निंग, तो लास्ट मॉर्निंग हो गया तो जुड़ गया, तो अगर ये लास्ट, एवरी या नेक्स्ट वर्ड नहीं दे रखा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ लास्ट दी मॉर्निंग ऐसे नहीं बोल सकते, लास्ट दी आफ्टरनून, दी लास्ट आफ्टरनून बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं है तो इसका मतलब इन तीनों वर्ड्स के अलावा कोई दूसरा सेंटेंस है, तो इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून के पहले दी लगा हुआ है। जैसे आई वेंट टू ए कॉफी शॉप इन दी इवनिंग, अगर मैं वो कहना लास्ट इवनिंग गया, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू ए कॉफी शॉप, इसमें दी कहीं आया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम गोइंग टू मुंबई, इसमें कहीं द आया नहीं। अगर मैं वो कहना इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग टू मुंबई, तो ऑटोमेटिकली इसमें दिया आ गया। ऑटोमेटिकली क्यों हो गया, क्योंकि यूसेज के ऊपर है, इट डिपेंड्स अपॉन योर यूसेज। मोर यू यूज ए समथिंग, more acquainted you become to something, whether it is about a relationship with a person, with an animal, or a relationship with an object or a thing or a thought also, okay। तो जिससे जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, उससे उतना ज्यादा आपको उसको समझोगे, उसे जानोगे, ठीक है। अब है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? तो आप लोगों ने करी थी सुपरलेटिव डिग्री। नाउ व्हाट वाज सुपरलेटिव डिग्री? बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो बिगेस्ट, हॉटेस्ट, ये सुपरलेटिव, जो किसी भी चीज की डिग्री को सुपर में बताती है, हाई में बताती है, ठीक है। अब आपने कहा अभी इंडिया में आओगे, स्टेट्स में जाओगे, तो अगर कूलेस्ट का मतलब होता है कि जो बड़ा मस्ती वाला बढ़िया है, जहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो कौन सा स्टेट है? द कूलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज गोवा। किसी से भी पूछोगे तो दी कूलेस्ट स्टेट। अब मैंने नहीं कहा कूलर, मैंने क्या बोला? कूलेस्ट। विच इज द बिगेस्ट। अब देखो, मैंने क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने ऑटोमेटिकली क्या बोला? विच इज द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, विच इज द बिगेस्ट। आई थिंक इट्स जामा मस्जिद, आई एम नॉट श्योर।
बट जमा मस्जिद ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट, तो द बिगेस्ट। और इसका एक कारण और भी है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, तो जब भी आप किसी सुपरलेटिव डिग्री वाले किसी चीज की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो चीज होगी वो सबसे अलग, और अलग को हम कह सकते हैं जुदा, सबसे जुदा होगी, सबसे अलग होगी, ऑड होगी, अनकॉमन होगी, कुछ विशेषता उसमें होगी, और वो विशेषता ही उसको सुपरलेटिव बना रही है, सब में विशेष बना रही है, सबसे हाई लेवल पे ले जा रही है, चाहे डिग्री में हो, किसी भी चीज में हो, आकार में हो, रूप में हो, गुण में हो। जैसे मैं कहूंगा कि मेरी क्लास का सबसे समझदार स्टूडेंट, द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, आई एम नॉट श्योर द वाइजेस्ट इज द राइट, बट आई वुड से द वाइजेस्ट, या मैं कहूंगा मेरी क्लास का सबसे ज्यादा इन, तो आई हैव टू फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा, तो इसको अगर मैं ऐसे भी कहूंगा, जैसे मैंने कहा अब इंटेलिजेंस का सुपरलेटिव तो कोई नहीं है, तो इंटेलिजेंस को कैसे बनाओगे, दी मोस्ट इंटेलिजेंस, तो उसमें दी जो है वो मोस्ट वर्ड से पहले लगा दोगे। सो ही इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास, और मेरी क्लास की सबसे अटेंटिव लड़की। अब अटेंटिव वर्ड का तो सुपरलेटिव नहीं है, तो क्या कहोगे, शी इज दी मोस्ट अटेंटिव गर्ल इन माई क्लास। ओके, अब आपने कंपैरेटिव किया, कंपैरिजन किया, लेकिन दैट नहीं आएगा वहां पर, देन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, THAN देन। देन कब लगाते हैं और THEN देन कब लगाते हैं बता चुका हूं मैं आपको। तो आपका THAN देन नहीं आया कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे शी इज वाइजर ऑफ द टू, ही इज इंटेलिजेंट अमंग देम, कंपैरिजन तो कर रहा हूं, ही इज द इंटेलिजेंट अमंग देम, उनमें से ये है इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, मतलब नॉट सन दी इंटेलिजेंट, ही इज द इंटेलिजेंट अमंग देम, मतलब मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज द मोस्ट, द मोस्ट तो लगाऊंगा तो होगा ही, बट व्हेन आई एम comparing, and you take it a note that this is also very important rule of using the, that when you are not using THAN then, क्योंकि she is wiser than him, she is wiser than him, or she is wiser among them, she is wiser among them, she is the wiser among them। अब शी इज दी वाइजर अमंग देम क्यों लगाया, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया उन सब से, उन सब में उनका कंपैरिजन किया है। शी इज दी वाइजेस्ट अमंग देम तो होगा एक सुपर कंपैरेटिव में भी आपका, जहां पर देन नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कहा, जैसे मैंने इस सेंटेंस में शी इज वाइजर देन हिम या शी इज वाइजर देन देम, तो वहां पे दे नहीं रहा। अगर शी, क्योंकि इसका भी एक कारण है, इसको रटने की जरूरत नहीं, इसका कारण को समझने की जरूरत है इंग्लिश में। अब फर्ज कर लो कि मैं जब किसी को कंपेयर कर रहा हूं किसी से, ठीक है, तो मैं भाई एक द का मैं आपको एक मेन बात बताता हूं कि जब आप एक भीड़ के समूह की बात कर रहे हो और उस भीड़ के समूह में एक इंसान जा रहा है, 100 आदमी उसमें जा रहे हैं, अब आपने 100 आदमियों में एक तरफ इशारा करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक आपको उसको दूसरों से कंपेयर करना होगा ना, और वो कंपैरिजन हो सकता है कि उसने कोई नीले रंग की शर्ट पहनी हो, द मैन वेयरिंग ब्लू शर्ट, द मैन इन द क्राउड। अब कौन सा क्राउड, आपने शुरुआत करी द मैन इन द क्राउड की भीड़ में, द मैन, तो जब कौन सा दी मैन, थोड़ा तो उसे बताओगे, द मैन वेयरिंग ब्लू शर्ट इन द क्राउड, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं उस इंसान के बारे में सुन रहा हूं जिसने क्राउड में है, द मैन इन द क्राउड है ही, साथ में ब्लू शर्ट है।
तो ये उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मैंने क्या लगाया, दी। ऐसे ही जब मैं कंपेयर करूंगा किसी को तो भी मैं दी लगाऊंगा, जहां पर देन नहीं आया, क्योंकि अगर मैंने देन लगा दिया तो मैंने विभाजन कर दिया। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, समझो। क्राउड में 50-100 लोग में से मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, मैं उससे विभाजित नहीं कर रहा, वो उनमें से एक है। ऐसे जब मैं कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा हूं तो विभाजित नहीं कर रहा कि भाई उनमें से ये है, ये बात है। अगला है ऑल और बोथ के बाद ALL, ऑल। ऑल मतलब सब, सभी, सारे। बोथ, BOTH, बोथ। बोथ मतलब दोनों, दोनों, साथ, दोनों, दोनों, दो। ऑल और बोथ के बाद लेकिन होल, WHOLE, होल मतलब सभी, संपूर्ण। तो ऑल और होल के अंदर क्या फर्क है? ऑल कहता है सारे, सभी, सारे सभी। और होल क्या होता है भैया? संपूर्ण, होल, होल। जब होल करते हैं तो हम एक चीज है, ठीक है, ये मान लो 8 पेंसिल्स हैं, ऑल पेंसिल्स आर ब्राउन, सपोज ऐसे, ठीक है। ये मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, होल पेंसिल्स या ऑल पेंसिल्स। तो इसमें ये भी देखना होता है कि कई चीज़ों में होल लगता है, कई चीज़ों में ऑल लगता है, वो भी आप लैंग्वेज को धीरे धीरे समझोगे। सो होल पैकेट, तो मुझे लगता है जो होल होता है ना उसमें मात्रा नहीं होती क्लियर, तो हम होल की बात करते हैं, ठीक है। एनीवे तो आपको याद रखना कि ऑल और बोथ के बाद और होल और सेम, ऐसे सेम के पहले। जैसे क्या लगता है पहले और बाद क्या लगते हैं? दी। ऑल और बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद। जैसे बोथ द डॉग्स आर ऑफ सेम ब्रीड, कि दोनों कुत्ते सेम प्रजाति के हैं। बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, दोनों लड़कियां इंटेलिजेंट है। बो तो इनमें क्या है? बोथ द गर्ल्स, बोथ द बॉयज आर गुड इन राइटिंग, बोथ द men आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। ऑल द बॉयज इन द क्लास आर गुड, सब लड़के अच्छे हैं। ऑल द गर्ल्स इन द क्लास आर गुड, सब लड़कियां अच्छी हैं। ऑल द men विल डू दिस, तो सबके बाद ऑल और बोथ के बाद क्या लगा रहा हूं मैं? दी। अब होल देखो, इसमें क्या होगा? पहले लगेगा द होल universe is filled with lot of celestial beings। celestial होता है परजीवी, धरती के बाहर, जो कि एक, कुछ लोग कहते हैं परिकल्पना है, कुछ वैज्ञानिक शोध हैं, ऐसे कई रिसर्च से जो मानते हैं कि एलियंस भी होते हैं, और जितना मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से हाँ है। एंड देयर कुड बी, इफ यू गो टू द साइंसेस, और आप लोग अगर अमेरिका के कई अच्छे अच्छे यूरोप के साइंटिस्ट को आप पढ़ोगे तो कई चीज़ें और आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। दे बिलीव इन सेलेस्टियल बीइंग्स, द बीइंग्स विच आर फ्रॉम अर्थ, आउटसाइड अर्थ, और विच वी कांट सी। हमारे इंडिया में दे आर कॉल्ड एज गॉड, गॉडेसेस, सम पीपल कॉल देम एलियंस, वट एवर। द होल यूनिवर्स, तो माई पॉइंट इज कि द होल यूनिवर्स, द होल इंडिया इज ग्रीन नेशन, हम कह सकते हैं हमारा नेशन एक ग्रीन नेशन है। यू नो, हमारा जो इंडिया देश है, आप लोगों को मैं एक तथ्य बताता हूँ, हमारे इंडिया की जो एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारा देश एरिया वाइज चीन से छोटा है, लेकिन हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो चीन से भी ज़्यादा है। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग द होल ऑफ इंडिया इज ए ग्रीन नेशन। सो वी आर
the green nation in the world. In fact, if you go and look at the map, एक जो प्राकृतिक मैप जिसे कहते हैं नेचुरल लैंडस्केप्स का जो मैप आता है उसमें ग्रीन ग्रीन में हर कंट्री में कितना ग्रीन एरिया ग्रीन में दिया जाता है. इफ यू लुक एट इंडिया यू विल फाइंड दैट इंडिया इज ग्रीनर देन all the countries in the world. Okay. Their clothes are the same. अब सेम से पहले the same man in the crowd, the same man in the crowd, the same boy has stood first in the class, who also did top in the Olympics. तो सेम से पहले ऑल और बोथ के बाद. ये आपके रूल्स थे दी के. ठीक है, मैं आप लोगों को चार्ट भी भेज दूंगा एक. और अब एक छोटा सा हम और कर लेते हैं आज. ठीक है, तो ए और एन भी हमारा हो जाएगा, या इसको हम ए मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ. कोई भी सिंगुलर नाउन से पहले जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता है. कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं हमारे? अब हम आर्टिकल में ए का यूज सीख रहे हैं. ये हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के, जो ए 5 लेटर्स को छोड़ के 26 में से जो 21 बचे वो सब कॉन्सोनेंट है. ठीक है, अब सिंगुलर नाउन कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है नाउन. कोई व्यक्ति का भी नाम हो सकता है या किसी प्रजाति का नाम हो सकता है. घोड़ा, कुत्ता, डॉग, कैट, कुछ भी हो सकता है सिंगुलर नाउन. तो उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, तो नो नाउन किससे शुरू होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से. आउल एक नाउन है लेकिन वो कॉन्सोनेंट से शुरू नहीं हो रहा. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउल. ऑरेंज इज ए नाउन, संतरे का नाम, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑरेंज. Papaya, banana, they are nouns, singular noun, and they are starting from consonant. It should be a noun. First, it should be a noun. Second, it should be a singular noun. And third, it should be a consonant. तो उनसे पहले में a pen, a college, a farmer, a village, a girl, a boy, a school, these all are, in all these singular nouns I will use a और a. o होता है a noun. o हम लोग ए बोलते हैं. ए मैन इन द क्राउड, अ मैन इन द क्राउड, अ बॉय. ठीक है, अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनकी शुरुआत तो ई या यू से होती है, लेकिन उनकी जो साउंड होती है बोलने की, फोनेटिक बोलने की, वो यू हो जाती है. जैसे तो ई और यू मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू से नहीं होना चाहिए सिंगुलर नाउन शुरू, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं, लेकिन उनकी साउंड यू हो जाती है. और यू एक कॉन्सोनेंट है. अभी ए ई आई ओ यू, सॉरी यू अ, तो यू की साउंड तो अ होती है, लेकिन एक यू की क्योंकि साउंड यू भी होती है तो वो जो यू हो जाती है. देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं जो ये समझा सकता हूँ ना साउंड्स, ये तो कोई नहीं बता सकता. मैंने ऐसी चीज सीखी हुई है कि साउंड्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे ये साउंड्स आए हिंदी वर्णमाला के और इंग्लिश के अल्फाबेटिक, जिसे हम कहते हैं वॉवल. ये वॉवल है क्या? ए ई आई ओ यू, ये वो है जिसमें हवा निकलती है, कटता नहीं है. जुबान, तालु और गला, जुबान और तालु ये जुड़ते नहीं है. आ ई ए ओ, आ ई ए ओ को जुड़ रहा है किसी में? तालु, जहां तालु जुड़ जाता है ऊपर का, जुबान से जुड़ जाता है, वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन. और जहां नहीं जुड़ते वो होते हैं आपके वॉवल्स, स्वर. तो क्योंकि यू 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 एक अलग तरह की साउंड है, हल्की सी जुबान तालू से टच होती है, उसके बिना या की साउंड नहीं निकाल सकते. तो इसलिए जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोप, यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनाइटेड, यूनियन, ये सब यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन साउंड इनकी यू की जो ध्वनि है अ. अम्ब्रेला यू से शुरू है, लेकिन वो ए अम्ब्रेला नहीं बोल देंगे, उसको कहेंगे एन अम्ब्रेला, उसमें एन आता है इसलिए.
होता यू से शुरू है, ठीक है। और उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ओ से शुरू होता है लेकिन व की ध्वनि होती है, तो कई ओ वाले होते हैं लेकिन ध्वनि कौन सी होती है, व। तो जुड़ना चाहिए, तालु जुड़ना चाहिए, दांत जुड़ने चाहिए, ध्वनि चेंज हो जाती है वहां पे, वोवल की ध्वनि चेंज होती है, वो हम एज ए कॉन्सोनेंट ट्रीट करते हैं। कॉन्सोनेंट ट्रीट कैसे करते हैं, आर्टिकल कौन सा लगाना है इसके लिए। वंस, ए वन मैन, ए वन आई, ए वन जो होता है उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं भी होता हर बार, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या है उसमें, क्या होता है ए की जगह वन लगाते हैं या वन की जगह ए लगाते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेज होते हैं और कुछ प्रोफेशंस के नाम होते हैं, उनके साथ भी हम ए लगाते हैं, जैसे ए डॉक्टर, ए टीचर, ए पियोन, या फिर फ्रेज होते हैं ए फ्यू, ए लिटिल, ए लॉट, ठीक है। लेकिन कुछ के साथ एन लगाते हैं, एन इंजीनियर, ऐसे, एन आर्टिस्ट, ऐसे, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है बच्चों, और हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। और बताओ, किसी का कुछ कहना है?